उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी प्रकार की परीक्षाएं, चाहे वो बीपी यूपी पीसीएस हो, आरओआरओ हो, यूपी ट्रिपल एससी हो या अदर कोई एग्जाम हो, इन सभी परीक्षाओं में यूपी संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि कई बार आपको सब्जेक्चुअल होते हैं, कई बार कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कई बार आपको वन लाइनर फैक्ट होते हैं, कई बार यहाँ पर जिले इत्यादि के आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसी स्थितियों में यदि आपने उत्तर प्रदेश का एक संपूर्ण अध्ययन किया हुआ है, सभी प्रकार से चीजों को अच्छे से स्टडी कर रखा है, तो ये चीजें काफी आसान हो जाती हैं। इसी कड़ी में ऑलरेडी हमने यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, यूपी से संबंधित मैप स्टडी के थ्रू वहां पर हम चीजों को समझ रहे हैं। दूसरी यहाँ पर एक सीरीज और भी हम प्रारंभ कर रहे हैं, जैसे कि आपको मंडलवार यहाँ पर एक स्टडी प्रारंभ करेंगे। बेसिकली यूपी से के 18 जो मंडल हैं और उन 18 मंडलों में जो आपके 75 जिले हैं उनको डिवीजन वहां पर किया गया है। तो यहाँ पर हम ऐसे 18 वीडियो लेकर आएंगे और हर एक वीडियो में एक मंडल को पकड़ेंगे और उस मंडल के से संबंधित जो भी जिले आएंगे, उस जिले से संबंधित आपके उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका उसका इकोनॉमी, उसके पर्यटन स्थल, संस्कृति, अर्थात सब चीजों की जानकारी को हम एक ही वीडियो में समेकित करेंगे। इस वीडियो में कई बार हो सकता है इससे आपसे भी एक जुड़ाव यहाँ पे महसूस होगा, जैसे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से आप लोग कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। कुछ लोग आपको कहीं सहारनपुर से होगा, कोई प्रयागराज का होगा, कोई बलिया का होगा, कोई गोरखपुर का होगा, कोई कहीं से होगा। तो यहाँ पर हम जब इस चीजों की स्टडी कर रहे होंगे तो आप अपने जिले के बारे में शायद बेहतर जानते हो और हो सकता है शायद ना बेहतर जानते हो। तो यहाँ पर ये दोनों तरीका है, एक तरीके से अपने जिले के बारे में जानने का भी, और दूसरा यहाँ पर ये भी अपनी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, किन किन चीजों को ध्यान में रखना है और पढ़ने का एक समेकित तरीका कैसा होता है। तो एक सारी चीजों को हम समेकित करते हुए इस वीडियो को यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम करीब 18 वीडियो इसमें बनाएंगे। ये सारी वीडियो यूट्यूब पर रहेंगी, फ्री रहेंगी, आप रेगुलर बेसिस पे आप इसे देख सकते हैं। रही बात आज की वीडियो सीरीज में, तो आज का जो पहला जो मंडल लिया गया है, सहारनपुर मंडल लिया गया है। तो यहाँ पर सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आपको पता है 3 जिले आते हैं। तो इन 3 जिलों से संबंधित जो जानकारियां हैं आज हम उसे स्टडी करेंगे। एक काम ये भी आपको करना है, इन चीजों का आप रिवीजन कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप ये भी बता सकते हैं एक चीज की कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि इन मंडलों से रिलेट करते हैं, इस मंडल से कितने लोग हैं, किस जिले से कितने लोग हैं, वो भी आप बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं। तो एक तरीके से हमारा भी कम्युनिकेशन होगा कि हाँ कितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, किस मंडल से, किस जिले से। तो एक जानकारी भी यहाँ पर मिलेगी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे भी एक इसका अंदेशा होगा कि हाँ हमारे जो बच्चे हैं वो किस किस क्षेत्र से कितने परसेंटेज वाइज हैं और उनका किस तरीके से प्रिपरेशन को लेकर क्या तरीका है, क्या जानकारी वहां पर मिली। कुछ चीजें होती हैं समटाइम, चीजें क्या आपको कितनी अपडेटेड है कितनी नहीं है, उसके बारे में भी आप यहाँ पे वार्तालाप कर सकते हैं, अपने कमेंट्स के माध्यम सारी चीजों को बता भी सकते हैं। तो एक बेहतर कम्युनिकेशन भी यहाँ पर स्थापित होगा और इसके माध्यम से मैं भी यहाँ पर आपको अपने बारे में बताऊंगा, मैं किस जिले से आपको संबंधित करता हूँ। देखिए हमारी जो जर्नी होती है लाइफ के, वो अलग अलग स्टेज में अलग अलग हो सकता है क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो एक सारी चीजों का एक बेहतर कम्युनिकेशन भी होगा, नॉलेज भी गेन करेंगे और साथ साथ एग्जाम के ओरिएंटेशन यहाँ पर इसे कैसे हम इसे अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं, उन सारी चीजों को आधार बनाकर इसे हमें पढ़ना है। तो चलिए आज का अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि सहारनपुर मंडल में जो जिले आ रहे हैं उन जिले की संबंधित आपकी जानकारी क्या है, उसे हम किस तरीके से यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले हमें स्टडी करना है वो यहाँ पर आप इसे सहारनपुर मंडल के तौर पर हम इसे देखने जा रहे हैं। और सहारनपुर मंडल में देखा जाए तो सबसे पहली जो सारी चीजें इसमें हम आएंगी, एक भौगोलिक स्थितियों की जानकारी भी इसमें लेते हैं और उसके साथ साथ आपको जिले के बारे में विशेष रूप से देखेंगे। जो सहारनपुर मंडल से रिलेटेड लोग होंगे, इन इमेजेस को आप अच्छे से परिचित होंगे, इसके बारे में आप इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं सहारनपुर मंडल की। देखिए सहारनपुर मंडल में जो पहला एक जिला आता है वो खुद एक सहारनपुर एक जिला है और इसीलिए हम बात करते हैं सहारनपुर मंडल जो होता है उसका मुख्यालय भी सहारनपुर है। इसका पुराना जो नाम था सहारनपुर का वो नक्काशी नगर रहा है, उपनाम भी इसे कहते हैं और मंडल सहारनपुर ही लगता है। अस्तित्व की बात करें तो 1997 में अस्तित्व में आता है और साथ साथ इसका जो क्षेत्र है वो करीब 3689 वर्ग किलोमीटर का पूरा आपका सहारनपुर जिले का एरिया है। तो इस तरीके से इसकी जो सीमा रेखा की भी बात कर लेते हैं, ये तो आपको कुछ फैक्चुअल नॉलेज हो गई। दूसरे हम यहाँ पर देखें कि आपकी जो भौगोलिक सीमा रेखा है वो किस किस एरिया से लगती है, तो एक मैप के थ्रू भी आप इसे जानकारी ले सकते हैं। मैपिंग के थ्रू हम पढ़ ही रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ फैक्चुअल जानकारी है, आप मैप में भी इसे इंगित कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पे पूर्व में सहारनपुर जो होता है पूर्व में उत्तराखंड का राज्य लगता है, पश्चिम में हरियाणा से टच करता है, उत्तर में उत्तराखंड से राज्य फिर से टच करता है और दक्षिण में शामली और सहारनपुर से टच करता है। तो एक तरीके से देखे जाए तो यहाँ पर आपको दो राज्यों के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं, उत्तराखंड और आपका हरियाणा, और साथ ही साथ यहाँ पर दो आपके डिस्ट्रिक्ट से भी इसकी जिला आपको इसकी सीमाएं लग रही हैं, वो है शामली और मुजफ्फरनगर। तो इसे हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा यहां से गुजरता है, तो N73 राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो यहां से गुजरता है। नदियां कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं सहारनपुर की, तो यमुना, गंगा, सुलनी, हिंडन, रतमाऊ, नागदेव जैसी नदियां जो हैं वो आपको सहारनपुर की एक प्रमुख नदियों के तौर पे आप देख सकते हैं। परियोजनाओं की बात करें तो सहारनपुर की जो प्रमुख परियोजनाएं हैं, पहला है ऊपरी गंगा नहर, दूसरा है पूर्वी यमुना नहर। ये दोनों ही आपकी प्रमुख परियोजनाएं हैं जो कि सहारनपुर से होकर गुजरती हैं। कॉलेज की बात करें तो जो प्रमुख कॉलेजेस की बात करते हैं, आप लोग ने यहाँ पे स्टडी कर रखी होगी, जैसे जेवी जैन कॉलेज है, महाराज जेवी जैन कॉलेज, महाराज सिंह डिग्री कॉलेज, मुन्नालाल जयनारायण खेमका राजकीय दृष्टि, ये सारी चीजें आपको कॉलेज के तौर पे यहाँ पर देखने को मिलती हैं। धार्मिक स्थलों की बात करते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का पर्टिकुलर कोई एरिया होता है जहां पर आप जाते हैं पूजा अर्चन करने के संदर्भ में, कुछ काफी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सहारनपुर के जो धार्मिक स्थल की बात करें तो मां शाकुंभरी देवी मंदिर है, बाबा भूरा देव मंदिर है, मां बाला सुंदरी देवी मंदिर है, 9 गजा पीर और दारुल उलूम जैसे क्षेत्र आपको यहाँ पर एक धार्मिक स्थलों के तौर पर देखे जा सकते हैं। मेला और महोत्सव की भी बात कर लेते हैं, कौन कौन से प्रमुख मेले हैं या महोत्सव का आयोजन आपका सहारनपुर में आयोजित किया जाता है। तो शाकंभरी देवी मेला और गूगल का मेला यहाँ पर आपको प्रमुख तौर पे सहारनपुर में देखने को मिलता है। उद्योग कौन से हैं सहारनपुर में प्रमुख रूप से, तो उद्योगों की बात करें तो चीनी उद्योग है, दिया सलाई, औषधि निर्माण, लोहे के बॉट का उद्योग, सिगरेट निर्माण, लकड़ी का फर्नीचर, ये आपके प्रमुख उद्योग हैं जो कि सहारनपुर को यहाँ पर सहारनपुर में बड़े स्तर पे आपको देखने को मिलते हैं। तो चीनी, दिया सलाई, औषधि निर्माण, लोहा और सिगरेट, लकड़ी से संबंधित यहाँ पर आपको उद्योग देखने को प्रमुख रूप से मिलते हैं। इसके अतिरिक्त बात करें तो स्पिरिट, शराब उद्योग, सूती वस्त्र का उत्पादन भी आपको सहारनपुर में देखने को मिल जाते हैं। तो काफी सारे औद्योगिक स्तर पे हम इसे देख सकते हैं, काफी सारे उद्योग हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। प्रमुख संस्थान की बात करें तो हुलास यहाँ से उत्तर हड़प्पा युग से संबंध एक अवशेष क्षेत्र है। तो ऐतिहासिक स्थलों के संदर्भ से भी बात करें तो हुलास के बारे में आप जान लीजिए। हुलास जो है ये आपके यहाँ से उत्तर हड़प्पा युग से संबंध एक अवशेषित क्षेत्र है जो कि सहारनपुर से संबद्ध है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। आपके क्षेत्र में हो सकता है आप लोग यहाँ पे ट्रैवल किया हो, अगर नहीं किया है तो आप ट्रैवल करके जरूर देखिए ऐसे क्षेत्रों को जो ऐतिहासिक स्थल हैं। अगर आप अब तक इसकी जानकारी नहीं है या जानकारी थी गए नहीं है तो देखिए आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए जरूरी है कि आप अपने आसपास के ऐसे क्षेत्रों से अवगत रहें। कई बार इंटरव्यूअर के संदर्भ में जब आप ऐसे क्षेत्रों से संबंध होते हैं तो इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो वहां पर आप इसके बारे में जितने ज्यादा परिचित होंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए तो यहाँ पर हमने कुछ प्रमुख जानकारियां देख ली। अब इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में चर्चा करते हैं, इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं कि किस तरीके का इतिहास आपको सहारनपुर का देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे इतिहास के बारे में बात करें तो सहारनपुर की जो स्थापना हुई 1340 के आसपास हुई और इसका जो नाम था एक राजा सहारन पीर के नाम पे रखा गया। किसके नाम पे रखा गया? सहारन पीर के नाम पे रखा गया। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मूल रूप से इसको ध्यान में रखना है, सहारनपुर के ठीक है, तो सहारन पीर के नाम पे आपका नाम सहारनपुर का नाम रखा गया था। ये आता कब है तो 1340 में ये अस्तित्व में आता है। गंगा जो नदी है सबसे पहले सहारनपुर जिले में ही प्रवेश करती है यूपी में। तो गंगा नदी जो होता है यूपी में प्रवेश करने के लिए जो उसका मार्ग है जो जिस जिले से प्रवेश करती है, तो कौन सा आपका जिला है? सहारनपुर। तो गंगा नदी यहाँ पर जो यूपी में सबसे पहले जिले से प्रवेश करती है वो जिला कौन सा है? सहारनपुर है। जिले को अगर हम बात करें भौगोलिक दृष्टिकोण से तो हम इसे 4 अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है शिवालिक हिल ट्रैक, दूसरा है भाबर भूमि, तीसरा है बांगर भूमि, चौथा है खादर भूमि, जो कि यमुना और हिंडन नदी से यहाँ के क्षेत्रों से मिलकर बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से चीजों का ध्यान रखिएगा। सहारनपुर भी यहाँ पे 4 अलग अलग चीजों से मिलकर पूरा भौगोलिक क्षेत्र डिवाइडेड है। शिवालिक हिल ट्रैक है, भाबर, बंगर और आपका खादर भूमि से। इसके अतिरिक्त एक चीज और ध्यान रखिएगा, सहारनपुर जो मंडल है वो सबसे छोटा मंडल है। ठीक है, सहारनपुर मंडल 18 मंडलों में सबसे छोटा मंडल है, ये चीज ध्यान रखनी है। जिसमें सिर्फ आपके कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। 3 जिले कौन कौन से हैं? तो सहारनपुर है, शामली है और मुजफ्फरनगर है, जिसे हम आज यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो सहारनपुर मंडल में 3 जिले आते हैं, सबसे छोटा मंडल है यूपी का और इसमें सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर शामिल है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो
जनश्रुति के अनुसार एक सूफी संत शाह हारून चिश्ती के नाम पर यह क्षेत्र सहारनपुर नाम से यहाँ पर जाना जाने लगा है। तो ये भी एक स्थितियां हैं जो इस क्षेत्र की जो प्रमुख स्थितियां हैं जिनके नाम पर चीजें आपको दिखाई देती हैं, या कह सकते हैं एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं आपको। तो सब सूफी संत शाह हारून चिश्ती की यहाँ पर एक दरगाह भी आपको इसमें देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त 1340 ईस्वी में पांव धोई नदी के तट पर शाह हारून चिश्ती नाम से प्रसिद्ध सूफी संत के होने की सूचना मोहम्मद तुगलक को मिली थी, और तुगलक ने संत से मिलने के बाद एक फरमान जारी किया और इस स्थान को शाह हारूनपुर के नाम से भी जाना जाता था। सहारनपुर जो होता है शाह हारनपुर के नाम से भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एक जनश्रुति है, ऐसा तथ्यात्मक तौर पे कहीं नहीं देखने को मिलता है, ऐसा जनश्रुतियों के तौर पे यहाँ पर भी चीजें आती हैं। इसके अतिरिक्त सहारनपुर में राजा शाह रणवीर सिंह का किला खंडहर के रूप में आज भी विद्यमान है। तो ये एक ऐतिहासिक स्थल है जो आप इसे भी जाकर देख सकते हैं। किसका है? शाह रणवीर सिंह का किला है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि कहाँ स्थित है? सहारनपुर में स्थित है। इसके अतिरिक्त इतिहासकारों ने यहाँ पे खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट हो चुका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार सहारनपुर तक था। तो उस आपका सहारनपुर यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल के साथ साथ यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से भी रिलेट करता है, और ये आपको तथ्यात्मक तौर पर खनन के आधार पर ये स्पष्ट हो चुका है। तो हुलास जैसे क्षेत्र को हमने अभी पढ़ा था कि उसका एक अवशेष क्षेत्र है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के साक्ष्य बड़ा गांव और हुलास स्थलों से प्राप्त होते हैं, जो कि आपके सहारनपुर से संबंधित हैं। तो सिंधु सभ्यता के साक्ष्य जो होते हैं बड़ा गांव और हुलास दोनों आपको सहारनपुर स्थल से मिलते हैं। इनको ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि हुलास और बड़ा गांव कहां स्थित हैं, तो आपको बताना है सहारनपुर में स्थित हैं। किससे रिलेट करता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य के तौर पर ये रिलेट करते हैं। इसके अतिरिक्त ताम्र कांस्य संस्कृत के साक्ष्य भी आपको सहारनपुर में मिलते हैं। ठीक है, हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के साथ साथ यहाँ पर आपको ताम्र कांस्य संस्कृत के भी आपको साक्ष्य होते हैं सहारनपुर से मिलते हैं। जलवायु कैसी है? तो यहाँ पर देखें तो कृषि जो जलवायु हो भाबर और तराई क्षेत्र से संबंधित आपको दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमने देखा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्या क्या चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है सहारनपुर को लेकर। अब बात करते हैं कुछ आपको सहारनपुर घराने को लेकर सांस्कृतिक तौर पे कुछ जानकारियों को भी हम यहाँ पर चर्चा का केंद्र बनाते हैं। देखिए सहारनपुर जो घराना है इसके जो संस्थापक हैं खलीफा मोहम्मद जमा है। कौन थे आपके? खलीफा मोहम्मद जमा। आप इसमें देख सकते हैं। गायन किस तरीके का है? तो गायन में आपको अलाप है, होरी है, ध्रुपद है। कौन कौन से हैं? अलाप, होरी और ध्रुपद यहाँ पर सहारनपुर घराना के प्रमुख गायन हैं। इसके अतिरिक्त एक जनश्रुति के अनुसार यहाँ पर जो अभी हमने डिस्कस किया कि सूफी संत शाह हारून चिश्ती के नाम पर इस क्षेत्र का सहारनपुर पड़ा है। ये सब आई थिंक अगेन से फिर वही सारे डेटा फिर से इसमें आ गए हैं। तो यहाँ पर आपको जानकारी के तौर पे बता दें कि ये सारी चीजें आपको सहारनपुर घराने के संदर्भ में ध्यान रखनी है। खलीफा मोहम्मद जमा और अलाप, होरी और ध्रुपद जैसी चीजें आपको इसमें प्रमुख रूप से सहारनपुर घराने से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त बात करें तो सहारनपुर के ताम्र संस्कृत के संबंधित जानकारी हो गई। तो ये आपके सहारनपुर से संबंधित प्रमुख डेटा को हमने देख लिया। सहारनपुर के बाद जो दूसरा स्टेट इसमें आपको दिखाई देता है, दूसरा जो आपको डिस्ट्रिक्ट दिखाई देता है वो है मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर के बारे में चलिए अब देखते हैं। तो मुजफ्फरनगर के बारे में देखिए, इसका जो मुख्यालय है मुजफ्फरनगर है। क्या है? मुजफ्फरनगर है। पुराना नाम क्या है या उपनाम क्या है? तो यहाँ पर सरवत नगर या भारत का चीनी बाउल। ठीक है, क्या कहते हैं? भारत का चीनी बाउल के नाम से भी इसे जानता है, और सरवत नगर के नाम से भी हम किसको जानते हैं? मुजफ्फरनगर को जानते हैं। मंडल कौन सा है? तो सहारनपुर मंडल में लगता है। क्षेत्रफल कितना है? तो 2991 वर्ग किलोमीटर का आपका इसका क्षेत्रफल है। सीमा रेखा की बात कर लेते हैं। तो सीमा रेखा देखिए, पूर्व में आपका बिजनौर इसमें लगता है, पश्चिम में शामली लगता है, उत्तर में आपका सहारनपुर और उत्तराखंड राज्य लगता है, दक्षिण में मेरठ और बागपत से ये कनेक्टेड है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बिजनौर, शामली, सहारनपुर, मेरठ, बागपत यहाँ पर 5 जो जिले हैं इसके साथ सीमा बनाता है, और एक राज्य है जो उत्तराखंड राज्य इसके साथ सीमा से संलग्न है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो NH58 यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर आपको कनेक्टेड है। नदियां कौन कौन सी हैं? तो गंगा नदी और यमुना नदी यहाँ पर प्रमुख रूप से 2 नदियां हैं जो कि आपको मुजफ्फरनगर से होकर गुजरती हैं। नहरों की भी बात कर लेते हैं। देखिए नहरें कौन कौन सी आपके मुजफ्फरनगर जिले से होकर जाती हैं, जो भी स्टूडेंट मुजफ्फरनगर से रिलेटेड हैं, जैसे कि यमुना है, ऊपरी गंगा नहर है, पूर्वी यमुना नहर है। ये सारी चीजें कहां से आती हैं? आपके मुजफ्फरनगर में ये 3 प्रमुख नहरें हैं। और परियोजनाओं की भी बात करें तो ऊपरी गंगा नहर और पूर्वी यमुना नहर दोनों परियोजनाएं भी आपको जैसे सहारनपुर से गुजर रही थी, आपको परियोजनाएं ये आपको मुजफ्फरनगर से भी कनेक्टेड आपको दिखाई देती हैं।
इसके बाद अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर के संस्थान और प्रमुख स्थानों की बात करें तो एसडी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुंद जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जैन कन्या पाठशाला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सर छोटू राम स्नातकोत्तर महाविद्यालय जैसी चीजें आप इसमें देख सकते हैं प्रमुख कॉलेजों के तौर पर। कॉलेजों के कुछ आपके यहाँ पे पिक्स आप देख सकते हैं। इसी तरीके से प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं। ठीक है, प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं मुजफ्फरनगर में? तो भैरव देवी का मंदिर है, शिव का मंदिर है, काली नदी देवी मंदिर है, संस्कृत भवन मंदिर है, बालाजी मंदिर, हनुमत धाम मंदिर है, अक्षय वट है, गणेश धाम है, बहुकी मजाती। ये सारी चीजें आपके प्रमुख मंदिरों के तौर पे आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनकी कुछ आपको इमेजेस यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप अगर इस स्टेट से इस डिस्ट्रिक्ट से रिलेट करते हैं तो आप हो सकता है इन क्षेत्रों को आपने देखा हो, गए हो। इसके बाद अगर आप दूसरे भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, कभी ट्रेवल करते हैं तो आप इन एरियाज में जाकर इसे देख सकते हैं। ये भी आपको कुछ इमेजेस के थ्रू इसमें देख सकते हैं। सुक्रतौल है, खतौली है, कुबलना है, मौडी जैसे क्षेत्र हैं, ये आप हैं। उद्योगों के तौर पे बात करें तो कौन से प्रमुख उद्योग यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं? तो उद्योग के तौर पर चीनी, इस्पात और कागज जैसे आपको उद्योग इसमें दिखाई देते हैं। चीनी, इस्पात और कागज प्रमुख उद्योग हैं जो कि मुजफ्फरनगर में आपको देखने को मिलते हैं। अभ्यारण्य की बात करें मुजफ्फरनगर में आपको अभ्यारण्य कौन सा है? तो अभ्यारण्य देखें तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद 4 जिलों में ये साझाकृत यहाँ पर विस्तार किया है इसका। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरनगर में हस्तिनापुर वन्यजीव विहार भी है जो कि 3 अन्य जिलों के साथ यहाँ पे साझाकृत है। कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद और मुरादाबाद के साथ ये साझाकृत है मुजफ्फरनगर का वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे हम हस्तिनापुर वन्यजीव विहार के नाम से जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। मुजफ्फरनगर का इतिहास कैसा रहा है? तो देखिए, मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक हिस्सा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज सहारनपुर डिवीजन का भी ये हिस्सा है। शाहजहां के शासनकाल के दौरान एक मुगल कमांडर सैयद मुजफ्फर अली खान के पुत्र ने सरवट ग्राम के पास 1633 में इस शहर की स्थापना की थी और 1901 में ब्रिटिश राज के दौरान यह आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत मेरठ प्रभाग का जिला बना था। इसके बाद लियाकत अली खान, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, मुजफ्फरनगर से ही संबंध रखते हैं। यह भी आपका एक फैक्ट है, जो लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने वो कहां से थे? आपके मुजफ्फरनगर से संबंधित हैं। और इसकी स्थापना कब की गई? 1633 में की गई। किसके द्वारा की गई? तो मुजफ्फर अली खान के पुत्र सरवट के द्वारा यहां पर की गई थी। इसके अतिरिक्त 1901 में ब्रिटिश राज के दौरान ये किस प्रांत का हिस्सा था? तो आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के मेरठ प्रभाग का ये एक प्रमुख जिले के तौर पर इसे रखा गया। तो ये सारी चीजें क्या है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसे ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं मानसून कैसा है, जलवायु कैसी है मुजफ्फरनगर की। तो मानसून यहाँ पर देखिए, उप उष्ण कटिबंधीय जलवायु कैसी है? उप उष्ण कटिबंधीय जलवायु आपको मुजफ्फरनगर की देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त मुजफ्फरनगर में चीनी और गुड़ उत्पादन महत्वपूर्ण उद्योग हैं और साथ ही साथ यह जनपद यूपी के सबसे बड़े अनाज उत्पादक जनपदों में से एक है। किस प्रकार की फसल के लिए? तो ये सबसे बड़ा अनाज उत्पादक जनपद के तौर पर यूपी का एक सबसे बड़ा अनाज उत्पादक जिले के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। मिट्टी कैसी पाई जाती है? तो यहाँ पर मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी यहाँ पर प्रमुख रूप से आपको इसमें देखने को मिलती है, जो कि मुजफ्फरनगर का आपको हिस्सा है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर में आपको काली नदी के किनारे यहाँ पे हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। कौन से? हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य आपको यहाँ पर भी इसमें दिखाई देते हैं, इसको ध्यान में रखना है। और यहाँ इसके साथ साथ इतिहास और राजस्व प्रमाणों के अनुसार मुगल बादशाह शाहजहां ने सरवट नामक परगने की अपने एक सरदार सैयद मुजफ्फर खान को जागीर में दे दिया था और फिर उसी के बाद यहाँ पर सैयद मुजफ्फर खान के बेटे मुनव्वर लश्कर खान के द्वारा इसी स्थान पर मुजफ्फरनगर नामक नगर बसाया गया। आगे चल के यहाँ पे बात करें तो एक मान्यता है कि द्वापर युग में कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध मुजफ्फरनगर जिले में अवस्थित पंचेड़ा नामक स्थान पर यहाँ पर लड़ा गया। तो महाभारत के युद्ध की कहानियों के बारे में आपने सुना होगा और सारी चीजों के बारे में आपके पास जानकारी होगी। तो यहाँ पर एक मान्यता ये भी है कि जो युद्ध लड़ा गया था, ये मान्यता है, ठीक है, मान्यता ये भी है कि ये जो युद्ध लड़ा गया कहाँ लड़ा गया? आपको मुजफ्फरनगर के पंचेड़ा नामक स्थान पर लड़ा गया। इसके अतिरिक्त युद्ध के दौरान कौरवों की सेना कुरावली तथा पांडवों की सेना पंडावली ग्राम में विश्राम किया करती थी। ठीक है, कहां पे? कौरवों की कुरावली और पांडवों की पंडावली में यहाँ पे ग्राम में विश्राम किया करती थे। नाम भी उसी के अनुसार आपको देखने को मिल रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिले में अवस्थित शुक्रताल विश्व के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है और यहीं पर अवस्थित एक वट वृक्ष है जिसमें महर्षि शुक्रदेव ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी और यह प्राचीन वट वृक्ष आज भी यहाँ पर अवस्थित है। तो एक और चीज यहाँ पर है जो आप देख सकते हैं,
मुजफ्फरनगर जिले में ही है, सुक्रताल के पास, विश्व का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जिसे आप यहां पर जाकर इसका भी भ्रमण कर सकते हैं, पर्यटन स्थल के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। साथ ही यहां पर देखें तो फारसी साहित्य के अनुसार 1399 में मुजफ्फरनगर में जिले में अवस्थित भोखड़ा हेड़ी नामक स्थान पर हिंदुओं ने बड़ी संख्या में तैमूर आक्रमण का सामना किया था, जिसमें हिंदुओं की पराजय हुई थी। तो फारसी साहित्य के अनुसार जब आपने तैमूर भारत पर आक्रमण करता है तो आक्रमण के दौरान यहां पर एक युद्ध लड़ा गया जिसमें हिंदुओं ने तैमूर के खिलाफ लड़ाई की थी और उन्हें यहां पर पराजय का सामना आपको करना पड़ा था, और स्थान है आपका भोखड़ा खेड़ी के नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1399 के दौरान। इस तरीके से आपका जो मुजफ्फरनगर है काफी सारी ऐतिहासिक, पौराणिक और आपका धार्मिक स्थलों के आधार पर मुजफ्फरनगर यहाँ पर एक विशेष क्षेत्र के तौर पर यूपी का एक प्रमुख जिले के तौर पे हम इसे देखते हैं। इसके अतिरिक्त मंदिरों के तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने पहले भी देख लिया, संस्कृत भवन मंदिर है, बालाजी मंदिर है, शिवचैक है, काली नदी है, भैरव देवी मंदिर यहाँ पर आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। एक बहुत ही विशेष तथ्य जिसे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, देश का पहला जो आदर्श खेल गांव है, ठीक है, देश का जो पहला आदर्श खेल गांव है वो भी यहाँ पर मुजफ्फरनगर में स्थापित किया जाएगा, और इसके माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना, ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को खेल का मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये आदर्श खेल गांव आपको मुजफ्फरनगर में स्थापित किया जाएगा। खेल के क्षेत्र में कमान करने वाली जो संस्था है वो है स्पोर्ट्स ए वे ऑल लाइफ ने IIMT गाजियाबाद के सलाहकार के रूप में मुजफ्फरनगर के बहादुरपुर और खेड़ी वीरान गांव की आदर्श खेल गांव के लिए यहां पर चुना गया है। तो ये पर्टिकुलर मुजफ्फरनगर का बहादुरपुर और खेड़ी वीरान गांव ये इसके लिए चुने गए हैं जहां पर इस आदर्श खेल गांव को निर्मित किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर शहर से 9 किलोमीटर के दूर ये आपके गांव है जो प्रथम आदर्श खेल गांव के तौर पर इसे बनाया जाएगा, और 16 जनवरी 2020 को इसे चुना गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, देश का पहला आदर्श खेल गांव भी आपका कहां पे है? मुजफ्फरनगर में स्थापित किया जा रहा है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, 2 जिले हो गए, फिर तीसरे जिले की ओर आते हैं। आपका जनपद जो शामली है, तीसरा जिला है जो कि सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आता है। तो यहां पर आप इनके कुछ चित्रों को देख सकते हैं। इसके बाद यहां पर अगर हम देखें तो कुछ बात कर लेते हैं जिले के बारे में, जिला कैसा है यहाँ पर शामली। तो सबसे पहली जो चीज अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका जो जिला इसमें है, तो जो जिला यहां पर आपको इसमें दिखाई देता है उसके बारे में चर्चा करें तो मूल रूप से जो शामली का जो जिला है ये आपको एक नया जिला इसे बनाया गया है, ठीक है, ये एक नया जिला है। इससे पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको इससे पूर्व की अगर स्थिति की बात करें तो ये मुजफ्फरनगर जिले का ही एक तहसील हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एक तहसील था जो कि मुजफ्फरनगर से ही संबद्ध था, लेकिन बाद में इसे दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से ये करीब आपका 100 किलोमीटर की दूरी पर, सहारनपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर, मुजफ्फरनगर से आपको 38 किलोमीटर की दूरी पर ये आपका जिला अवस्थित है, जिसे सहारनपुर से ही मुजफ्फरनगर से ही आपको काट करके अलग किया गया है शामली को। और यहां पर बात करें तो यह पूर्व में मुजफ्फरनगर में, पश्चिम में हरियाणा पानीपत, उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में आपका बागपत जिले से घिरा हुआ है। तो इसकी जो सीमाएं आपको लगती हैं तो आप देख सकते हैं एक राज्य है हरियाणा से लगता है, बाकी मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बागपत जिलों से, ये 3 अलग अलग जिलों से इसकी सीमाएं यहां पर आपको लगती हुई दिखाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग से कुरुक्षेत्र युद्ध जो हुआ, जो हस्तिनापुर से जाते समय श्री कृष्ण ने हनुमान धाम में विश्राम किया था एवं पुराने कुएं का शीतल जल ग्रहण किया था, वो भी आपको यहाँ पर शामली में ही अवस्थित है। इसके बाद अगर कथाओं के अनुसार एक चीज और है कि कुंती पुत्र भीमसेन के द्वारा इसे बसाया गया था। किसके द्वारा बसाया गया था? कुंती के जो पुत्र थे भीम, उनके द्वारा इस गांव को, शामली को यहाँ पे बसाया गया था। इसके बाद आगे चलकर अगर हम आधुनिक भारत की ओर बढ़ते हैं तो आधुनिक भारत को भी अगर हम इसमें देख लें तो आधुनिक भारत की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए, मराठा जो सेनानी यहां पर थे, मराठा सेनानियों ने यहां पर आपको अंग्रेजों के खिलाफ इसमें लड़ाई की थी। अपनी एक छावनी का यहां पर उन्होंने प्रयोग किया और उसके साथ साथ यहां पर इसे छिपने के तौर पर भी इस स्थान को उन्होंने प्रयोग किया और एक सुरक्षित जगह के रूप में इसका प्रयोग किया। साथ ही अंग्रेजी सत्ता के समय स्वतंत्रता सेनानियों ने पुरानी तहसील को जलाकर 1857 की क्रांति में का उद्घोष यहीं पर किया था। तो यह सारी चीजों के तौर पे अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाइयां लड़ी गई थी उसके तौर पर भी आप इस क्षेत्र को देख सकते हैं। शामली एक पुरानी तहसील के तौर पर, वहां पर उसे जलाकर वहां पर अंग्रेजों के विरुद्ध एक लड़ाई छेड़ी गई थी। इसके अतिरिक्त चलिए अब बात कर लेते हैं इसके एरियाज के बारे में। तो देखिए, एक
जो शामली का जो एरिया है वो 1167.58 स्क्वायर किलोमीटर का है। आबादी की बात करें तो करीब 13,13,650 लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं। जो भाषाएं बोली जा रही हैं वो हिंदी, उर्दू और पंजाबी इस क्षेत्र में बोली जाती हैं। गांव की बात करें 322 गांव हैं। साथ ही पुरुषों की बात करें तो 6,99,390 पुरुष और 6,14,260 महिलाएं इस क्षेत्र में आपको अवस्थित हैं, अर्थात उनकी जनसंख्या है जो कि आपको शामली में देखने को मिलती है। तो ये हो गया कुछ फैक्चुअल नॉलेज यहाँ पर हमने देख ली, कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को इसके साथ को रिलेट करके देख लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे तहसील की बात करें तो इसमें 3 तहसीलें हैं शामली में, 5 आपके ब्लॉक हैं और 8 पुलिस स्टेशन है। ठीक है, कितने हैं? 3 तहसील हैं, 5 ब्लॉक हैं और 8 आपके पुलिस स्टेशन हैं। इसके अतिरिक्त 322 आपके यहाँ पर गांव हैं और जो तहसीलों की हम बात करें 3 तहसीलें हैं। तो एक यहाँ पर क्रम संख्या आप 3 देख सकते हैं। पहली तहसील आपकी शामली है, दूसरी कैराना और तीसरा आपको उन है। तो 3 जो तहसीलें उनका नाम क्या है? शामली, कैराना और उन, ये 3 आपकी तहसीलें यहाँ पर हैं। बाकी आपके 322 जो गांव हैं वो आपको शामली जिले के अंतर्गत आपको मिलते हैं। प्रशासनिक सेटअप की बात करें तो यहाँ पे राजस्व, पुलिस, कानून व्यवस्था आपको है, न्यायपालिका है, स्थानीय स्व सरकार यहाँ पर प्रक्रिया को संचालित करती है। जिले के मजिस्ट्रेट जो होते हैं राजस्व प्रशासन को यहाँ पर संभालते हैं। ठीक है, प्रभारी होते हैं, सॉरी, यहाँ पर। इसके अलावा आपको एडीएम है जो तहसील स्तर पर उप विभागीय मजिस्ट्रेट प्रभारी होते हैं, जिन्हें अब अप जिला अधिकारी के रूप में नामित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक तहसील में क्रमशः नायब तहसीलदार हैं, कानूनगो हैं, राजस्व गांव के लिए लेखपाल प्रभारी हैं, मुख्य विकास अधिकारी और जिला विकास अधिकारी के तौर पर विकास गतिविधियों के भी प्रभारी हैं। तो कहने का मतलब एक पूरा एक प्रशासनिक ढांचा है जो डीएम से लेकर के लेखपाल और उसके नीचे तक की कार्य प्रक्रियाओं को संचालित करते हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों में जिला स्तर पर विभागीय अधिकारी हैं, जैसे स्वास्थ्य में है, पंचायत, विद्युत, परिवहन, सिंचाई, जल निगम, पशुपालन, हरिजन, समाज कल्याण, कृषि, बागवानी, पीडब्ल्यूडी, सभी के लिए अलग अलग अधिकारी इन प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए होते हैं प्रशासन के स्तर पर। इसके अतिरिक्त प्रत्येक के पास जिला स्तर के कार्यालय में विभाग हैं, उनको देखने के लिए सामुदायिक विकास खंड स्थापित किए गए हैं। सामुदायिक विकास जो होते हैं वो ब्लॉक स्तर पर हैं और ब्लॉक स्तर पर इन्हें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो बीडीओ होता है, बीडीओ के माध्यम से इन क्षेत्रों को विकसित करने का जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, बीडीओ के ऊपर है। सामुदायिक विकास ब्लॉक स्तर पर विकास कार्य के बाद ये सब सारी चीजों को दिखाया जाता है। इसके अलावा गांव के स्तर पर भी ग्रामीण विकास अधिकारी होते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं जिसे हम वीडीओ कहते हैं। तो वीडीओ और बीडीओ जो होते हैं ब्लॉक और विलेज के स्तर पर विकास के क्षेत्र को लेकर यहाँ पे एक प्रशासनिक पूरा ये सेटअप आपको देखने को मिल सकता है। तो एक तरीके से यहाँ पर आपको डीएम से लेकर के वीडियो जैसे आपको यहाँ पर अधिकारी भी मिलते हैं, साथ ही अलग अलग विभागों को लेकर यहाँ पे पूरी एक व्यवस्था है और इस तरीके से पूरा प्रशासन यहाँ पर संचालित किया था। और ये प्रशासन लगभग हर जिले का होता है, ये पर्टिकुलर आपको शामली का ही नहीं है, ये हर एक जिले का सेम यहाँ पे प्रशासनिक सेटअप आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें भी आप इसमें देख सकते हैं, जैसे कुछ सार्वजनिक उपयोगिताओं के संदर्भ में भी जानकारी ले लेते हैं। कितने अस्पताल हैं शामली में? तो करीब 4 अस्पताल हैं। कॉलेज विश्वविद्यालय यहाँ पर 3 हैं, नगर पालिकाएं आपकी 10 हैं, बिजली जो केंद्र हैं वो 4 हैं, बैंकों की बात करें तो 14 बैंक हैं और विद्यालयों की बात करें तो 5 विद्यालय यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारी जो सार्वजनिक उपयोगिताएं की क्षेत्र हैं जो कि आपको शामली में देखने को मिलती हैं, अस्पताल, कॉलेज, नगर पालिका, बिजली, बैंक, विद्यालय, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त पर्यटक स्थल की बात कर लेते हैं तो हनुमान मंदिर यहाँ पर आप इसको देखने के एक पर्यटक स्थल के रूप में एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, जो कि कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र युद्ध जाने के समय जिले का मार्ग लिया था। इसके अतिरिक्त राजस्व न्यायालय भी है जो कि पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली के तहत राजस्व अदालतों की सभी कार्रवाइयों की पारदर्शिता और सुविधा के संदर्भ में से एनआईसी के उत्तर प्रदेश राज्य इकाई द्वारा विकसित की गई एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से सारी प्रक्रियाओं का संचालन यहाँ पर किया जाता है। अदालती जो कार्यवाही है, सुनवाई है, तिथियां हैं, अदालती जो आदेश हैं, उन सारी चीजों की जानकारी जो है वो आपको इसमें मिल जाती है। साथ साथ मुकदमे, वकीलों संबंधी जानकारी है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं और ये सारी की सारी कैसी हैं, आपको वेबसाइट्स के थ्रू कंप्यूटर की प्रणाली के माध्यम से मिल रही है। इसके अतिरिक्त नायब तहसीलदार न्यायालय से राजस्व अदालतों में से तंत्र में पहले से 2275 अदालतें यहाँ पर मौजूद हैं और राजस्व मामले संबंधी सभी कार्यवाहियां जैसे अगली सुनवाई तिथि, अदालत के आदेश, रद्दीकरण, फाइलिंग आसानी से आपको ऑनलाइन यहाँ पर देखें। तो एक तरीके से एक बेहतर ऑनलाइन व्यवस्था विकसित कर दी गई है जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार की जो जानकारी है अदालत से रिलेटेड है और उसकी तिथि है, मुकदमे हैं, वो सारी जानकारी आपको ऑनलाइन यहाँ पर मिल जाता है।
वेब पोर्टल्स यहाँ पर विकसित कर दिए गए हैं और इससे लाभार्थियों को सही समय पर अर्थात टाइम भी वेस्ट नहीं होता और उनसे जानकारी भी वहां पर मिल जाती है। ये मंदिर आप देख सकते हैं जो कि आपको शामली में है, हनुमान मंदिर है। इसके अतिरिक्त गुरुद्वारा है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये गुरुद्वारा है जो कि आपको प्रमुख रूप से इसमें दिखाई देता है आपको, और साथ ही भगवान ये राम का दरबार है यहाँ पर आपको इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें आपको भी शामली में इसमें मिल जाती हैं। तो इस तरीके से आज हमने यहाँ पर जो मंडल था उसे फिनिश कर लिया। पहला जो मंडल था सहारनपुर मंडल, सहारनपुर में हमने 3 जिले देख लिए, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। इसी तरीके से हम अलग अलग वीडियोस के माध्यम से 18 वीडियोस आएंगे इसके अंतर्गत, 18 वीडियोस के माध्यम से 18 मंडलों को कवर किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मंडल के साथ। बाकी अपने कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं इसे क्या और ऐड कर सकते हैं, क्या और सुधार कर सकते हैं और क्या सारी चीजें जानकारी आपको और भी किस तरीके की चीज इसमें चाहिए। थैंक यू सो मच।